मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई और फिर पता ही नहीं चलता कि मेरा पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती रहती थी। दोनों को एक साथ देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरे कमरे में दोनों बैठे हुए थे। मैं नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। जरा सा भी कोई फर्क नहीं दिखा था। बालों का स्टाइल भी एक जैसा था, हाथ की बनावट एक जैसी थी। तो मैं चौंक के रह गई थी, क्योंकि अंदाजा लगाना मुश्किल था कि दोनों में से कौन सा मेरा पति है और कौन सा नहीं। मैं अंदाजा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं यह फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या, यह फैसला तो कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में जरा सा भी कोई फर्क ना था। अभी मैं ऐसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूं कि दूसरा नौजवान मेरे करीब आकर बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं रोहन हूँ और ये मेरा भाई मंजीत है। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि रोहन का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात पर शक था कि यह दो भाई हैं, लेकिन नहीं मालूम था कि वे जुड़वा हैं। मेरी सास जब मुझे देखने आई थी तो कहने लगी थी कि उनका एक दूसरा बेटा है जो शहर में रहता है। उनकी ख्वाहिश है कि वह वहीं पर ही सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता है। मुझे लगा शायद जो रोहन बनकर मेरे हाथ थामे है, कहीं वो मेरा देवर ही तो नहीं है। वह मजाक में यह सब कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप बैठी ही थी कि मंजीत बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं भाभी। मैं तो यहाँ बस 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा। यह बोलकर वह मंजीत कमरे से बाहर चला गया था और दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। मेरे उड़ते हुए रंग को देखकर रोहन सोचने लगे और कहने लगे कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे। हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है? यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने नाश्ते का इंतजाम किया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं रोहन के साथ कुर्सी पर बैठी थी। मंजीत मेरे सामने कहने लगा कि ये पराठा मैंने बनाया है भाभी, इसे खा के तो देखें और कैसा बना है ये बताएं। और कुर्सी पर आकर बैठ गया था। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़े बदनसीब हैं भाभी, क्योंकि रोहन को तो 1 कप चाय भी बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी बीवी के बड़े आराम होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वह भी मेरे साथ नाश्ता करता रहा और हमारी बातें चलती रहीं। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। बहुत जल्द ही मुझे कोई दोस्त मिल गई हो जैसे। शादी के कुछ दिनों बाद मैंने किचन संभाल लिया था। रोहन के साथ खुश रही थी। मेरे लिए खूबसूरत यादगार था। एक बार तो रोहन के आने से पहले मैं तैयार होकर उसे कहा था कि वह मुझे मार्केट ले जाए। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला तो वे रोहन थे। मैंने उनके हाथ से ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना, मैं तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वे मेरे रूप को देखने लगे कि कौन सा वादा। मैंने कहा, बहाना बनाने की कोशिश मत करो, आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे मार्केट लेकर जाएंगे। यह बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैंने कभी इनकार किया है जो आज करूँगा। इसके बाद वे कहने लगा, चलो अभी चलो मेरे साथ, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम 1 कप चाय तो पी लीजिए। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में मैंने और उन्होंने खाना खाया और आइसक्रीम भी उन्होंने मुझे खिलाई थी। और वहाँ से फिर हम मार्केट चले गए और मार्केट से घर वापस ले आए थे। ऐसे ही हम घर में दाखिल हुए। सामने मेरी सास के साथ मंजीत बैठा था। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं समझ पा रही थी। उसके बाद रोहन का जोर से हंसता हुआ फेस देखकर मैं हैरान हो गई थी और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गया। रोहन ने जोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे,
शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओगे। यह सुनकर तो मैं अजीब मंजर में डूब गई थी। इसका मतलब वे रोहन नहीं, मंजीत मेरा देवर था। लेकिन उसने तो मुझे जरा सा भी शक नहीं होने दिया था। मैंने जब रोहन को देखा तो वे फिर से हंसने लगा था और कहने लगा कि बड़ी ही भुलक्कड़ पत्नी पाई है तुमने मंजीत। मजाल है कि तुमने उसे शक तक होने दिया हो। उसका पति नहीं बल्कि मैं उसका देवर हूँ। अब जब भी रोहन मुझे कहते थे कि वे मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फिर से इनकार कर देती थी और समझ नहीं आता था कि रात को कौन आएगा। मेरी शादी के 2 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे थे। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई थी। मैं माँ बनने वाली थी और यह खबर जब रोहन को पता चली तो वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे और कहने लगे कि शादी के अब 2 महीने हो गए हैं, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई हो। कुछ दिन जाओ, तुम अपने मायके चली जाओ। फिर दूसरे दिन मैं मायके चली गई और 20 दिन बाद जब मुझे रोहन लेने आए तो उनके चेहरे पर बहुत ही अजीब सी उदासी लग रही थी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी, काफ़ी गंभीर लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो ऐसा हाल बना लिया है? मेरी बात सुनकर एक खुशी के जैसे मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सी सज गई थी और कहने लगे कि हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। देखा, इसीलिए मेरी कैसी हालत हो गई है ना। मैं उनके साथ वापस आ गई थी। मुझे तो लग रहा था कि वे अपने दोनों भाई के बारे में एक एक बात मुझे बताएंगे जो उन्होंने मेरे बिना बिताए हुए थे। लेकिन वह तो खामोशी से बेड पर जाकर लेट गए थे और यह देखकर मुझे हैरत हो रही थी कि कोई तो बात है। जो मैंने कहा कि रोहन सोफे पर क्यों लेटे हैं, कहने लगे कि मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे अपने करीब देखकर वे उठ के बैठ गए थे। मैंने कहा, रोहन मुझसे नाराज़ हैं क्या? मैं मायके में इतने दिन क्यों रह कर आई हूँ, इसीलिए आप सोफे पर सो रहे हैं? मेरी आंख ना चाहते हुए भी रोने लगी थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से 4 बातें करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुँह मोड़ कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ हूँगा, तुम्हारा हक बनता है मायके में जाकर रहने का। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वे कह रहे थे कि आपकी पत्नी बहुत कमज़ोर है। जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाती आप अपनी पत्नी से दूर ही रहें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। रोहन की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगे कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 9 महीने पूरे संभल कर गुजार जाएं और यही अच्छा होगा। तुम आराम से बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही रोहन ऑफिस गए कि कुछ देर बाद ही मंजीत घर आ गया था और मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ मुझे अब वापस जाने की इजाज़त दें। आपने क्यों मुझे अपनी कसम देकर यहाँ पर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस में ही जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी कि अब जब तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं जाने दूंगी और वहाँ बिल्कुल भी नहीं भेज सकती। मैं कहने लगा कि मुझे अभी 4 साल शादी नहीं करनी है माँ, मैं वापस आ जाऊँगा जब मुझे शादी करनी होगी। यह सुनकर मेरी सास रोने लगी। मंजीत उन्हें उदासी से देख रहा था। आपको यह करते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ माँ। मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे और कोई औलाद नहीं है मेरी। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ ही देखना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3 या 4 साल बाद ही अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह सही थी। मंजीत को समझना चाहिए था ताकि वह यहीं पर सेटल हो जाए। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि भाभी आप ही माँ को समझाएं। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वह नहीं चाहती हैं कि तुम बाहर किसी देश में रहो, तो यहीं पर कोई नौकरी ढूंढ लो ना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, भाभी आप तो माँ की जगह मुझे ही समझा रही हो। और फिर हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे। मेरे पति जब घर आए और आज फिर से रोहन बोले कि मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम बेड पे सो जाओ। इसी तरह से 1 महीना होने वाला था कि रोहन रोज यही कहते थे कि मैं सोफे पर सोऊंगा, अगर मैं बेड पर सोऊंगा तो तुमको डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मेरा सब्र अब जवाब दे गया था। मैंने रोहन से कहा कि आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर ही, कुछ नहीं जानती हूँ बाकी मैं। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई थी।
मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है और क्यों मुझसे दूरी बना रहे हैं। उन्होंने जब मेरी आंखों में देखा तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो बोला कि मैं आपको समझा समझा कर थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि उनको अचानक से ये क्या हो गया था। वो कहने लगे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं रोहन नहीं हूँ, मैं मंजीत हूँ। इस बात को सुनकर तो मेरे दिल बैठने लगा था। कितना बड़ा मजाक मेरे साथ ये सब कर रहे थे। ये सब कैसे कर सकता था? और रात के इस टाइम रोहन ने इसको इजाज़त कैसे दी थी कि वे मेरे कमरे में आने की हिम्मत करे? मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? कहाँ है रोहन? और मैं उससे बात करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त कैसे दे दी? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो बोला, भाभी प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। और वह कहने लगा कि जब आप मैके गई थी तो जब हम आपको लेने आ रहे थे उस वक्त मैं और रोहन एक साथ एक ही गाड़ी में थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हमारी गाड़ी टूट चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि रोहन उस वक्त मर चुका था। भाभी मेरा यह सुनना था कि मैं कई कदम उससे पीछे हट गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा था। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तो रोजाना यहाँ रोहन को देखती हूँ। मंजीत ने कहा, क्या आपने हम दोनों को एक साथ देखा है? मुझे याद आया कि जब से मैं मायके से आई हूँ तब से मैंने रोहन और मंजीत को इकट्ठा एक साथ बिल्कुल नहीं देखा था। रोहन के ऑफिस जाते ही पीछे से मंजीत आ जाता था। रात के समय होता तो क्या वे कहते थे कि मंजीत अपने दोस्तों के साथ बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वे खुद ही आकर सो जाएगा। कहने लगा कि मैं पिछले कई महीनों से रोहन और मंजीत बनकर आप लोगों को दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरी भाई की निशानी भी खत्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में आए और जरूर आए। कहने लगा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि भाभी आप माँ से कहना कि वे मुझे बाहर जाने दें। मैं मंजीत बनकर वापस फ्रांस चला जाऊंगा और फिर वापस आकर यहीं पे रहूंगा, रोहन बनकर हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हैरानी से उसे देखा था। मैंने कहा कि तुम कैसे यहाँ पर रह सकते हो? वह कहने लगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा भाभी। शादी मेरी माँ की नज़र में नहीं होनी चाहिए कि मैं ही रोहन हूँ और मैं आपको भी अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ भाभी, ना ही अपने होने वाले भाई की औलाद को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर उसने मुझे मंदिर ले जाकर शादी कर ली थी और हम घर आ गए थे और मंजीत बनकर हमेशा हमेशा के लिए वे विदेश चला गया था। इस हादसे को 10 साल बीत गए हैं दोस्तों। मैं मंजीत के साथ अब खुशी खुशी रहती हूँ। हमारा 9 साल का आज एक बेटा भी हो गया है। मेरी सास आज भी मंजीत को याद करती है। उनको क्या पता कि मंजीत तो उनके साथ ही है, मगर उनका दूसरा बेटा रोहन इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू डियर।